नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। वीडियो में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर जीएसटी के क्या प्रोविजंस या रूल्स एप्लीकेबल हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो रोड होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक लगभग 65% जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रोड के थ्रू होती है और 80% जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लगभग रोड के थ्रू ही होती है। तो रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जनरली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कराती है या फिर कोरियर एजेंसी कराती है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जीएसटी में यदि रोड के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यदि दी जाती है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर कोई कोरियर एजेंसी हो, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट हो, ब्लू डार्ट हो, डीटीडीसी हो, डीएचएल हो या फिर कोई इनलैंड वाटरवेज। तो इन लोगों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यदि कोई जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यदि दे रही है रोड के थ्रू तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वैसे ही यदि कोई कोरियर एजेंसी जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यदि कोई इनलैंड वाटरवेज यानी कि समुद्री जहाज के थ्रू यदि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वो भी इसमें कवर्ड है। अब बात करते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आप ट्रक देख रहे हैं और यहाँ पे कोरियर एजेंसी देख रहे हैं। इनका काम यही होता है कि गुड्स को जो है रोड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, इसके बाद कंसाइनमेंट नोट इशू करना। जीएसटी में यदि जीटीए के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होना है तो कंसाइनमेंट नोट मैंडेटरीली इशू किया जाता है और जो कंसाइनमेंट नोट है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही इशू करती है। यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपसे माल को रिसीव करती है, गुड्स को रिसीव करती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड के थ्रू और आपको कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करती है तो उस जीटीए के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसाइनमेंट नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा आपको इशू किया जाता है। तो जो गुड्स रिसीव होता है उसके अगेंस्ट में ये जनरली इशू किया जाता है। ठीक है, और जो लेन ऑन गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पोजीशन में जो वो गुड्स आ चुका है, इसलिए ये कंसाइनमेंट नोट आपको इशू किया जा रहा है। जब तक कंसाइनी को माल की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक ट्रांसपोर्टर जो है उस गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीटीए की जो सर्विस होती है सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं है। जो जीटीए होता है कुछ इंटरमीडिएट या एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही जुड़ी होती है, जैसे कि लोडिंग करना, अनलोडिंग करना या फिर पैकिंग करना, अनपैकिंग करना। ट्रांसशिपमेंट मतलब कि एक जगह गुड्स को वो पहुंचा देगा, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे जो है व्हीकल में लोड होकर के फिर वो वहाँ से जाएगा, तो इसे ट्रांसशिपमेंट की भी सर्विसेज ये दे सकता है। इसके बाद टेम्प्रोरी वेयर हाउसिंग भी करवा सकता है। तो ये सारी सर्विसेज भी जीटीए के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या जरूरी है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है 2 सिनारियों के ऊपर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन वेयर आरसीएम अप्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी में 7 कैटेगरी के पर्सन्स मेंशन किए गए हैं। यदि उनको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यदि सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाता है, यानी कि जो पर्सन यहाँ पे जीटीए की सर्विस रिसीव कर रहा है वही जो है पेमेंट करता है। तो ऐसा यदि केस होता है तो उस केस में जीटीए को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे टर्नओवर 20 लाख के ऊपर क्रॉस क्यों ना हो गया हो। वैसे ही यदि जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि सर्विसेज प्रोवाइड कराता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाए। यहाँ पे जो 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है जो कि जीटीए की सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कोई फैक्ट्री को यदि कोई सर्विसेज जीटीए ने प्रोवाइड कराई है तो उस केस में जो फैक्ट्री होगी जो कि 1948 के तहत रजिस्टर्ड वो
आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करेगी। वैसे कोई सोसाइटीज़ वगैरह है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, या कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, वैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है। तो इन सारे पर्सन्स के ऊपर जो जीटीए यदि कोई भी सर्विस यदि देता है तो ये लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही जीएसटी का पेमेंट करेंगे। इन लोगों के केस में फिर वो जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि जीएसटी में यदि रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी का पेमेंट किस रेट से करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे जीटीए के लिए जो प्रोविज़न था जीएसटी में अमेंडेड किया गया था, उस नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 जो कि 13 जुलाई 2022 को आया था। तो यहाँ पे जो जीटीए को जो टैक्स का पेमेंट करना है उसके लिए दो तरीके के ऑप्शंस उसके पास हैं। पहला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए जीटीए के पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में दो तरीके के रेट्स होते हैं। पहला है 5%। तो जीटीए जो है 5% का रेट से तब जीएसटी पे करेगा जब उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना होगा। आपको पता है कि जीटीए के साथ कई सारे वेंडर्स मिल के काम करते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहा है उसी के पास सारा ट्रक्स वगैरह हो, ठीक है, और जो कोरियर एजेंसी चला रहा है उसके पास ढेर सारे व्हीकल्स उसी की हों। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट वेंडर्स होते हैं इनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो यदि वो वेंडर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई भी आरटीसी वगैरह क्लेम जीटीए नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है बिल बना करके देंगे नहीं टैक्स इनवाइस। जीएसटी में जो रजिस्टर्ड होता है वही बिल बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5% का रेट चूज कर सकते हैं। 12% का रेट तब चूज करेंगे जब उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा। इन केस यदि जीटीए जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो उस केस में जैसे मैंने बताया था कि जो नॉर्मल तरीके से चला आ रहा है अब तक, तो जो रेसिपिएंट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करेंगे। तो वहां पे 5% का रेट है, वो लोग आरसीएम में पेमेंट करेगी। जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका वो आईटीसी क्लेम करेंगे। तो यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में उसे एक एनेक्जर सबमिट करना होता है, एनेक्जर वी, ठीक है, तभी जाकर के वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। और उसको 15 मार्च तक ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इस एनेक्जर को सबमिट करना होता है। जैसे लेट सपोज कि आप 24-25 के लिए आप जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको 15 मार्च 2024 तक इस एनेक्जर वी को सबमिट करके जीएसटी पोर्टल पे देना होगा, ठीक है। अब जीएसटी को जो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2023 को, उसमें डिसाइड किया गया था कि जो 15 मार्च वाली जो डेट है अब वो 31 मार्च हो जाएगी। मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए आपको जो एनेक्जर वी फॉर्म सबमिट करना है वो आप 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 31 मार्च वाला जो डेट है ये अभी भी सीबीआईसी के द्वारा अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है। जैसे ही नोटिफाई होगा तो आपको 31 मार्च तक का टाइम मिलेगा ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड चार्ज के लिए आप जो है 31 मार्च तक अपना ये फॉर्म सबमिट कर सके। एनेक्जर वी फाइल करने के लिए एक जीटीए को जो है अपने जीएसटी पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे यूजर सर्विसेज पे आना है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनेक्जर वी, इसी पे ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे सीट बटन पे आप क्लिक करें कि अभी 24-25 के लिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में आप कभी भी इस एनेक्जर वी को आप सबमिट कर सकते हैं यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए यदि आप ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 23-24 का जो है वो डेट निकल चुका है। तो इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का ये एनेक्जर वी का जो फॉर्म है वो इस तरीके से अपीयर होगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2 बॉक्सेस हैं, आपको इन
इन दोनों बॉक्सेस पे चेक करना है और यहाँ पे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो जीटीए एजेंसी है उसका नाम आएगा, यानी उसका ट्रेड नेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप एग्री कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो एनेक्जर वी का जो फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर से आप जो है अपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप अपना टैक्स का और जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को यदि ऑप्ट करते हैं तो उन्हें दो तरीके का फॉर्म जीएसटी रिटर्न फॉर्म सबमिट करना होगा। एक तो GSTR-1 जो कि उनकी आउटपुट सर्विसेज के लिए वो भरेंगे और दूसरा होगा GSTR-3B में वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यदि ऑप्ट करेंगे तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे और टैक्स का पेमेंट करेंगे, और यदि ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर उस केस में जो नेट उनकी 5% वाली जो रेट है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे। तो आई होप कि जीटीए से रिलेटेड जो भी था पॉइंट्स वो मैंने आपको क्लियर किया। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर